हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस लॉ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है आपका गाउस लॉ कॉन्सेप्ट के अंदर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो देखिएगा, जब भी किसी सरफेस को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो सरफेस एरिया वेक्टर कहलाएगा। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड लेते हैं और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिएगा। व्हेन एन एरिया is represented with direction, then it is called area vector, and the direction of area vector and the direction of area vector is always perpendicular to the surface and also outside the surface। तो क्या लिखा हमने एरिया वेक्टर में, व्हेन एनी एरिया इज रिप्रेजेंटेड विद डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। यानी किसी भी एरिया को अगर हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका एरिया वेक्टर कहलाएगा और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी सरफेस के। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स से। 2D में ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। लाइक मैं एक सरफेस ले रहा हूँ तो इसके लिए आउटवर्ड इस साइड भी हो सकता है और बैक साइड भी हो सकता है। ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एरिया वेक्टर होगा। एन कैप के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेड विद एन कैप। 3D डायग्राम में ये क्या होगा, देखिएगा। कोई भी एक 3D ब्लॉक ले लेते हैं हम। यहां पर अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस के लिए जो आपका राइट हैंड साइड पर है, तो इसके लिए आउटवर्ड कहाँ बनेगा, इस साइड। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड। अगर इसके लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक की बात करें, इसके इस वाले फेस की बात करें, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा इसका, ऊपर की ओर। इस वाले ब्लॉक के लिए जो डाउनवर्ड है या नीचे है, उसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसी तरह से फ्रंट वाले के लिए बाहर की ओर और बैक वाले के लिए अंदर की ओर होगा। तो ये आपके 2D में एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये 3D ब्लॉक के लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, when an area is represented with direction then it is called area vector, and the direction of area vector is always perpendicular to the surface and outward to the direction of area vector या outward to the surface of area। ध्यान रखिएगा, ड्रॉ कीजिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसी से फॉर्मूला बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through the area in the direction of area vector is called electric flux। क्या बोलती है डेफिनेशन कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सपोज आपके पास एक एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर आपका कहाँ बनेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड सरफेस में। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, आपके एंटर हो रहा है। यानी कि इस थीटा एंगल पर एंटर होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कंपोनेंट आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में गुजरेंगे वो सब आपके क्या होंगे? फ्लक्स। क्या होंगे? फ्लक्स। इसे ऐसे समझिएगा, एक सरफेस है हमारे पास, उसका एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास हो रहा है। अब हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, ये पास हो रही है बट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इधर थीटा एंगल बना रहा है तो क्या बन जाएगा? ई कोस थीटा। ये ई कोस थीटा कंपोनेंट इस ब्लॉक से जितने पास होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। सपोज इस टोटल ब्लॉक का एरिया मैं मान लेता हूं ए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हो जाएगा आपका, फाई से इसको डिनोट करते हैं। अब यहां पर क्या होगा? ई कोस थीटा मल्टीप्लाइड एरिया। तो ई कोस थीटा कंपोनेंट जितने भी इस ए एरिया से पास होंगे वो सब आपके फ्लक्स के इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दूंगा, क्योंकि कॉस का लूप हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। इसे नोट कर लें। अच्छा, इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये आपके इसकी एसआई में यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टॉपिक आपके नेक्स्ट जो गाउसियस लॉ हम पढ़ेंगे, गाउस लॉ, उसमें और उसकी एप्लीकेशंस में काम आएंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ पर जो फाई की वैल्यू थी, फ्लक्स की वैल्यू, वो थीटा पर डिपेंड कर रही थी। तो इसकी एक टेबल बनवा देता हूँ मैं, उससे आपको पता लग जाएगा कब पॉजिटिव फ्लक्स होगा, कब नेगेटिव फ्लक्स होगा और कब न्यूट्रल फ्लक्स होगा। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आया। इस फाई की वैल्यू आपके थीटा पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, और इसी के बेसिस पर आपके इसका टाइप डिफाइन होगा। तो थीटा इज लेस देन अगर मैं 90 कर दूँ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 कर दूँ और थीटा इज इक्वल्स टू 0 कर दूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 90 कर दूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे
क्योंकि एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग लिया है और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको 90 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर लेस देन 90 की बात करूं, एक एग्जांपल मैं लूँगा, लेस देन 90 पर आपके जो है ज़ीरो ले लेते हैं, ये ज़ीरो से एंगल से स्टार्ट है, तो फाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ई ए कॉस ज़ीरो, लेट थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई ए। रीज़न कॉस ज़ीरो आपका होता है 1, तो आपके लेस देन 90 पर जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, सो फ्लक्स इज पॉजिटिव। यानी कि जब भी आपके एंगल लेस देन 90 होगा तब आपके यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव फ्लक्स होगा। एग्जाम्पल में उसी डायग्राम को वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका एरिया वेक्टर था, मैंने ज़ीरो एंगल लिया है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर इसी के पैरेलली फ्लो कराऊँ या पास कराऊँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आपका वो इस एरिया में परपेंडिकुलर एंटर करता तो मैक्सिमम फ्लक्स यानी पॉजिटिव फ्लक्स फाइंड आउट होता। देखिएगा लेस देन 90 पर एग्जाम्पल, सॉरी ग्रेटर देन 90 पर, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई ए कॉस 180, और कोस 180 जो होता है आपका वो होता है -1, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, यानी माइनस ई आ जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, सो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। देखो एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट एंटर कर रहा है, तो आपके क्या होगा एंगल 180 हो जाएगा, और 180 होगा तो आपके यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स फाइंड आउट होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपसे इक्वल टू 90 की, तो फाई इज इक्वल्स टू आपका बनेगा ई ए कॉस 90, और कोस 90 आपका ज़ीरो होता है, तो फाई इज इक्वल्स टू आपका ज़ीरो होगा, यानी इस कंडीशन में फ्लक्स विल बी ज़ीरो, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो डायग्राम देखें, ये आपका एरिया वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा आपका ज़ीरो होगा। तो आपको समझ में आया टाइप ऑफ फ्लक्स कि अगर थीटा की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर से लेस देन 90 एंगल पर एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, ग्रेटर देन 90 पर कर रहा है तो नेगेटिव होगा, 90 पर कर रहा है तो आपका ज़ीरो फ्लक्स होगा। इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं आपको एक चार्ट बनवा कर समझाता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट है आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा, मैं अगर कोई लाइन ऑब्जेक्ट लूं तो इस लाइन ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होंगे वो इसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि चार्ज उतने ज़्यादा होंगे जितने आपके कंडक्टर की लेंथ होगी। मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू आपका होता है L, यानी कि लंबाई बढ़ा देंगे तो चार्ज भी क्या हो जाएंगे
बढ़ जाएंगे, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा। तो यहाँ पर जो लैम्डा है उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाती है आपकी Q/L। समझ में आई बात? तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंथ के अलोंग होता है उसे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जो लैम्डा है आपकी वो लीनियर डेंसिटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सरफेस की बात कर रहे हैं तो मैं एक सरफेस बना देता हूँ आपके। ये देखिएगा, एक सरफेस है यानी सरफेस का कोई ना कोई एरिया होगा, तो जितना एरिया होगा उतने चार्ज इसमें क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पर हम देखें तो चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहे हैं एरिया पर, यानी कि जितना एरिया बढ़ेगा उतने चार्ज ज़्यादा होंगे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लेते हैं सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू निकालूँ तो वो बन जाती है आपकी Q/A, और इसे बोलते हैं आप सरफेस डेंसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो सपोज एक बॉल अगर मैं ले लेता हूं, कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम है आपका V, इसका एरिया A था और इसकी लेंथ L थी। तो इसके वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके, तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा उतना चार्ज को स्टोर करेगा, कंटेन करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है इसके वॉल्यूम पर, और अगर मैं इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट लिया रो, और यहाँ पर अगर रो की वैल्यू निकालते हैं तो वो बनती है Q/V। यहाँ पर जो रो है ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। वॉल्यूम डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है या सरफेस डेंसिटी बोला जाता है, और इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर चार्ज भी अगर आप चाहें तो साथ में जोड़ लें। तो देखिएगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप का था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर चार्ज लाइन के अलोंग या उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसको सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर लेंथ बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, यानी Q और L के बीच में एक रिलेशन हो गया कि Q प्रोपोर्शनल टू L है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मीन्स अगर लेंथ बढ़ा दूँ तो चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो L ट्रांसफ़र होकर के नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Q/L, जिसे हमने नाम दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से एरिया में आपका एरिया बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो सिग्मा एक कांस्टेंट आएगा, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए Q इज प्रोपोर्शनल टू V होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर रो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हमने नाम दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर रही है L पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर रही है A पर यानी एरिया पर, और रो आपका डिपेंड कर रहा है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी डिपेंड कर रही है V पर यानी वॉल्यूम पर।
तो इसे भी नोट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उससे एक मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो बने रहें फिज़िक्स गुरुजी चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें। थैंक यू।